28 मार्च 2025 सुबह 7:43 पर म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया, जिसकी एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें तो 200 एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर है। इस अर्थक्वेक ने सबसे ज़्यादा तबाही मैंडले में मचाई, जिसमें लोगों के घर खंडर बन गए। बैंकॉक के बहुत सारे स्काई क्रेपर्स तबाह हो गए और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज तक उसकी वाइब्रेशंस को फील किया गया। एक लम्हे में 2700 से ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों लोग जख्मी और ना मिलने वालों की तादाद गिनती में नहीं आ रही। और एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक प्री स्कूल के 12 बच्चों के ख्वाब उसी स्कूल में दफन हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये अर्थक्वेक वहाँ पर आ सकता है तो हमारा पाकिस्तान कब तक सेफ है। 31 मार्च 4:10 पर 4.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कराची में एक्सपीरियंस किया गया, जो कि हमारे लिए एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको याद होगा तो 2005 में मुजफ्फराबाद में एक ऐसा ज़लज़ला आया जिसने 1 लाख लोगों को पलक झपकते ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर सोचा जाए कि क्या हमारी बिल्डिंग्स इस काबिल हैं कि 7.7 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकें। म्यांमार के लोग आज सड़कों पर हैं, हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं और उसके अलावा आफ्टर शॉक्स का भी खतरा। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए अगर हम ये सोचें कि अगर हमें इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा तो हम उस टाइम क्या करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले ने सबसे ज़्यादा तबाही मैंडले में मचाई, जो कि आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है और इस अर्थक्वेक के एपिसेंटर के सबसे करीब है। इस अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको सिर्फ म्यांमार में ही नहीं बल्कि उसकी नेबर कंट्रीज थाईलैंड, चाइना और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक महसूस किया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2700 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 4500 के करीब लोग जख्मी हैं और लापता लोगों की तादाद गिनती में नहीं आ रही। मैंडले सिटी इस ज़लज़ले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहाँ की कदीम इमारतें तबाह हो गई। वहाँ पर उनका एक बुद्धिस्ट टेम्पल था जहाँ पर उनके हजारों लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया करते थे, वो भी तबाह हो गया। और सबसे दर्दनाक वाकया एक प्री स्कूल का तबाह होना था, जहाँ पर 12 मासूम बच्चों पर उसी स्कूल की दीवार गिर गई और उनकी वहीं पर मौत हो गई। और इसके अलावा इस ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि दूर बैंकॉक तक 50 मंजिला स्काई क्रेपर भी तबाह हो गया, जिसमें बेशुमार लोग जख्मी हुए और बहुत से लोग मारे गए। और थाईलैंड के लोगों ने बताया कि ज़लज़ले की आवाज़ों ने और उसकी वाइब्रेशन ने उन्हें बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। रेस्क्यू टीम्स दिन रात एक करके जख्मी लोगों को मलबे के नीचे से निकाल रही हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी दिन रात एक करके उनकी जानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आवाम के ज्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलाज किए बगैर इस दुनिया से जा रहे हैं। अब असल सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये ज़लज़ला आया क्यों। इसके पीछे है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, जमीन के अंदर का एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन इसे समझने से पहले जमीन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जमीन की 3 बड़ी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं। ये लेयर 5 से 70 किलोमीटर तक मोटी होती है और समंदर के नीचे पतली होती है और जमीन के ऊपर मोटी। इसके नीचे मेंटल है जो कि 29 किलोमीटर तक गहरा है। अब मेंटल पार्ट है तो एक सॉलिड रॉक से बना हुआ, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे लावा भी कह सकते हैं, जो कि हर वक्त मोशन में रहता है। फिर जमीन का सेंटर आता है जिसे कोर कहते हैं। कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक आउटर कोर जिसे हम लिक्विड कहते हैं और एक इनर कोर जो सॉलिड है। इनर कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है और इसको अगर सूरज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी ज्यादा है। अब मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं। अब ये क्या होता है, सोचे जैसे पानी को उबालते वक्त बबल्स बनते हैं और गर्म चीज ऊपर जाती है और ठंडी चीज नीचे रह जाती है। एग्जैक्टली यही प्रोसेस मेंटल के साथ भी होता है और ये करंट्स क्रस्ट को हिलाती हैं। लेकिन क्रस्ट एक सॉलिड शीट नहीं है, ये बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो ये प्लेट्स मेंटल के ऊपर तैरती रहती हैं और हर साल 2 से 5 सेंटीमीटर तक मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और रगड़ खाती हैं या स्टक हो जाती हैं तो एक प्रेशर बिल्ड होता है और जब ये प्रेशर अचानक रिलीज होता है तो फिर उसकी वजह से जमीन हिलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। म्यांमार में ये अर्थक्वेक सेगिंग फॉल्ट की वजह से आया। ये फॉल्ट एक 1200 किलोमीटर लंबी लाइन है जो इंडियन प्लेट और संडा प्लेट को अलग करती है। इंडियन प्लेट हर साल 4 से 5 सेंटीमीटर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रही है और संडा प्लेट के साथ टकराती है। जब ये दोनों प्लेट्स स्टक हो गई और प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया तो 28 मार्च को 200 किलोमीटर का सेक्शन टूट गया। इसने इतनी एनर्जी रिलीज की कि मैंडले से बैंकॉक तक तबाही मच गई। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसकी एनर्जी 200 एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर बनती है। म्यांमार दुनिया के सबसे ज्यादा साइज्मिकली एक्टिव इलाकों में से एक है। ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में वाक़या है और ये 2 प्लेट्स मिलियंस ऑफ ईयर से हिलती हुई आ रही हैं। आज से पहले यहाँ और भी बहुत सारे छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन इस बार इसका स्केल बहुत बड़ा था। अभी के वक्त
वहाँ के लोग बहुत मुश्किल में हैं, रेस्क्यू टीम्स अपनी एफर्ट पुट कर रही हैं और लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर हो चुके हैं और आफ्टर शॉक्स का भी खतरा है। 30 मार्च को 5.1 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक आया जिसने हालात को मजीद खराब कर दिया। अब अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान में 2005 में 8 अक्टूबर को एक ज़लज़ला आया जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था जिसमें 3.5 मिलियन लोग बेघर हो गए और ये भी ज़लज़ला टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आया। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और प्रेशर बना, जब ये प्रेशर रिलीज हुआ तो फिर 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया। इसके बाद 2013 में बलूचिस्तान में 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया जिसमें 800 से ज्यादा लोग मारे गए और एक पूरा का पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया। अब ये तो साफ है कि पाकिस्तान भी टेक्टोनिक जोन्स के ऊपर है और हमें भी ऐसे हादसात का खतरा हमेशा से है। अब म्यांमार की बात करें तो चाइना ने $14 मिलियन डोनेट किए हैं जबकि पाकिस्तान ने भी एक रिलीफ टीम भेजी। यूएस ने अभी तक सिर्फ $2 मिलियन डोनेट करने का वादा किया है जो इतनी बड़ी तबाही के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्राइसिस म्यांमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ये मुल्क पहले से ही सिविल वॉर और पॉलिटिकल इश्यूज से परेशान है। अब एक और कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या हम इन अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, जिसका अगर मैं सिंगल वर्ड आंसर दूं तो नहीं। ज़लज़ले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आते हैं। ये जमीन का एक नेचुरल प्रोसेस है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता हुआ आ रहा है। इन्हें रोकना इम्पॉसिबल, लेकिन हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप जापान को देख सकते हो, वहां पर ज़लज़ला आना एक कॉमन सी बात हो चुकी है, लेकिन उनकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं। वो स्टील फ्रेम्स और फ्लेक्सिबल फाउंडेशंस यूज करते हैं ताकि बिल्डिंग्स हिलने के बावजूद भी गिरने से बच जाए। म्यांमार में ये तैयारी नहीं थी, इसलिए वहाँ इतनी ज्यादा तबाही मची। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक थे और साइज़मिक सेफ्टी भी नजरअंदाज की गई थी। पाकिस्तान के लिए ये एक सबक हो सकता है। हमारा मुल्क भी टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पे है। इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स यहाँ टकराती हैं। नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर और बलूचिस्तान हाई रिस्क जोन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ज़लज़ला 8+ मैग्नीट्यूड का कभी भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर जैसे शहर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? कराची और लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन कितनी अर्थक्वेक प्रूफ है? 2005 के बाद कुछ बिल्डिंग कोड्स किए गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी है ये बात सोचने वाली है। म्यांमार के लोग आज बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ आफ्टर शॉक्स और तीसरी तरफ रिसोर्सेज की कमी। लेकिन लोकल कम्युनिटीज एक दूसरे की मदद कर रही हैं, वॉलंटियर्स खाना बांट रहे हैं और लोग अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं। ये इंसानियत का वो पहलू है जो सिर्फ मुश्किल वक्त में नजर आता है। दुनिया के हर मुल्क को अपना रोल अदा करना चाहिए। म्यांमार को फाइनेंशियली, मेडिकली और रिकंस्ट्रक्शन में मदद देनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी चाहिए कि वो भी उनकी मदद करे, चाहे वो टीम के थ्रू हो या फंड्स के जरिए। जमीन हमेशा से ही ऐसी है, ये हिलती है, टूटती है और नई शेप्स में कन्वर्ट होती है और अर्थक्वेक्स भी इसी चीज का हिस्सा है। हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें क्योंकि किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है और कितनी इंटेंसिटी से आ सकता है ये बताकर नहीं आता। आप लोग क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।